हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट करके देते हैं। इस वीडियो में आपको 6 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताऊंगा। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करें। ये वीडियो में कोई भी बताया गया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। आपके फाइनेंशियल गोल्स और आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करें। जो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है वो है एफडीज का, जो कि इंडियन पेरेंट्स के सबसे ज़्यादा फेवरेट चॉइस है। आपको अगर कोई सी भी बैंक में अगर आप ठीक ठाक 10 ईयर के लिए एफडी करें तो आपको इजीली 6 से 7% के करीब इंटरेस्ट रेट पर ईयर आपको मिल जाती है। एफडी सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि रिस्क कम है इस वजह से रिवॉर्ड भी कम है। आप अगर देखें तो इंडिया की जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगभग 6% के करीब है। तो आपको अगर लेट्स से आज कोई चीज़ 1 लाख की मिल रही है तो अगले साल वो चीज़ आपको 1,06,000 की मिलेगी। तो अगर आप एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शायद लगे कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन इट इज़ जस्ट बैरली बीटिंग इन्फ्लेशन। सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है और लगभग उतनी इन्फ्लेशन है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको टैक्स पे करना होता है एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर। तो इफेक्टिवली ओवरऑल आप पैसा अपना हर साल गंवाते हैं। तो आप मेरे हिसाब से एफडी को कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ एक इमरजेंसी फंड जो कि आप ज़रूरत के वक्त लिक्विडेट कर सकें, उस चीज़ के लिए आप एफडी का इस्तेमाल करें। जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है वो है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का। काफ़ी सारी कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ज़्यादातर कंपनी जो कि आपको अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा एज अ डिविडेंड पे करती हैं। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जैसे कि आईटीसी, कोल इंडिया, ओएनजीसी, जो कि रेगुलरली डिविडेंड पे करती हैं। अब डिविडेंड तो सारी कंपनीज पे करती हैं। अब कौन कितना ज़्यादा डिविडेंड पे कर रहा है, कौन कितना कम पे कर रहा है, उसको जानने के लिए एक मैट्रिक होती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। लेट्स से एक शेयर है, वो उसकी प्राइस है 100 रुपीज़ और एनुअल डिविडेंड पे कर रहा है 5 रुपीज़ का, तो उसकी डिविडेंड यील्ड हुई पूरे 5% की। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आपको स्टडी कैश फ्लो प्रोवाइड करता है बिना आपके स्टॉक्स बेचे, और ओवर टाइम आपके स्टॉक्स की वैल्यू भी बढ़ सकती है, जिससे आपको ये डबल बेनिफिट मिलता है। लेकिन काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि कभी भी डिविडेंड गारंटेड नहीं होता। कोई भी कंपनी आपको गारंटेड डिविडेंड आपको प्रोवाइड नहीं करती। कभी भी कोई गारंटी नहीं देती कि वो क्वार्टरली, ईयरली आपको डिविडेंड्स पे करेगी। वो खुद के डिसीजन के हिसाब से हमेशा अनाउंस करते हैं कि कब डिविडेंड आएगा, कब नहीं आएगा। और क्योंकि स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है, इस वजह से हो सकता है कि आपके स्टॉक की प्राइस गिर जाए, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाए, भले ही आपको डिविडेंड भी मिल जाए तो भी, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे वो कंपनीज होती हैं, वो खुद के रिजर्व्स में से ही आपको डिविडेंड पे करती हैं, जिनको वो शायद अपने कंपनी के अंदर रीइन्वेस्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से उनकी कंपनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती थी। लेकिन क्योंकि उन्होंने आपको डिविडेंड दे दिया, इसकी वजह से डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो भी ज़्यादा डिविडेंड पे करती हैं, उनकी ग्रोथ पे भी असर आता है, उनकी कम ग्रोथ रहती है कंपेयर टू ग्रोथ स्टॉक्स। आप देख सकते हैं जो भी हाई हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं, हाई ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, वो जनरली आपको कभी भी ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करते। करते हैं तो काफ़ी मॉडेस्ट अमाउंट में डिविडेंड पे करते हैं। तो जनरली देखा गया है कि जो भी स्टॉक ज़्यादा डिविडेंड पे करते हैं, उनकी ग्रोथ कम रहती है एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ कंपनीज़। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँ कि आप कभी सिर्फ़ और सिर्फ़ डिविडेंड के लिए किसी भी कंपनी, किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट ना करें। जो भी कंपनीज़ आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली सही लगें, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए, बिना डिविडेंड को ध्यान में रखें, और जो भी डिविडेंड वो आपको पे करें, उसको एक्सेप्ट करें। तीसरा जो ऑप्शन आपके पास आ जाता है वो है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसडब्ल्यूपी करना। एसडब्ल्यूपी एसआईपी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक और विड्रॉल का एलिमेंट ऐड हो जाता है। यानी कि आपका जब कैपिटल स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के अंदर अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाता है, या फिर आपकी एक लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप एक सर्टेन अमाउंट हर महीने इसमें से विड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से आप एक रेगुलर इनकम के साथ-साथ अपने स्टॉक मार्केट के कैपिटल को भी इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, जिससे आपका स्टॉक मार्केट का कैपिटल भी बढ़ता रहे और आपको एक रेगुलर इनकम भी आती रहे। लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि स्टॉक मार्केट कभी सेम लेवल पे तो रहता नहीं, हमेशा वॉलेटाइल रहता है, ऊपर-नीचे होता रहता है। तो हो सकता है जिस समय आपको विथड्रॉ करना हो, तो उस समय मार्केट डाउन हो, उस समय म्यूचुअल फंड्स के लेवल डाउन हो। तो इस वजह से आपको ज़्यादा घाटे में अपने म्यूचुअल फंड्स को बेचना पड़े, एक हिस्सा बेचना पड़े, जिस वजह से आपके लॉन्ग टर्म में आपके शायद ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स ना बन पाएँ। तो उस मामले में ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। चौथा जो ऑप्शन आपके पास आता है वो है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट में आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद के उनको रेंट पे लगा सकते हैं, जिनकी वजह से आपको एक रेगुलर रेंटल इनकम जनरेट हो सकती है। अब आप कितना रेंट आपको अपनी प्रॉपर्टी से मिल रहा है, उसको कैलकुलेट करने की एक मैट्रिक होती है, जिसको बोलते हैं रेंटल यील्ड। अब लेट्स से आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़। अब आपको उस पे सालाना 5 लाख का रेंट मिलता है, तो उस प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड हो जाएगी 5%। अब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती हैं इंडिया के अंदर, उनको नॉर्मली 3 से 5% का रेंटल यील्ड मिलता है। जनरली जो छोटे टाउन होते हैं, उनके अंदर रेंटल यील्ड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़्यादा होता है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है इंडिया के अंदर, उनका रेंटल यील्ड ऑन एवरेज 8 से 10% का, यानी कि उनका रेंटल यील्ड ज़्यादा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर रेंटल यील्ड के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं रेंटल इनकम के लिए, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लेना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं।
अब रियल एस्टेट के अंदर एंट्री पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से आपको लार्ज सम ऑफ अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि हम सबके लिए ईज़ी नहीं होता। यहीं पे आते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स। ये कुछ ऐसे ट्रस्ट होते हैं, कंपनीज़ होती हैं जिनको आप अपना पैसा देते हैं, लगभग म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं जिनको आप अपना पैसा देते हैं और उसके बदले वो इन्वेस्टर्स का पैसा प्रॉपर्टीज़ के अंदर लगाती हैं, और जिससे जो भी एप्रिसिएशन होती है प्रॉपर्टी की और जो रेंटल इनकम आती है, उसको इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं एज़ इन अ फॉर्म ऑफ रिटर्न। तो रीट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते रियल एस्टेट के अंदर रेगुलर इनकम के लिए। एक और इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो है नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को ग्रे करना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोज़ लाता हूँ जो आपको आपकी फाइनेंशियल जर्नी में एक स्टेप फर्दर ले जाए। सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। पाँचवा जो ऑप्शन आपके पास आता है रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए वो है बॉन्ड्स। अब काफ़ी सारी कंपनीज़ होती हैं, उनको जब खुद के बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो कैपिटल की कमी की वजह से वो खुद के बिज़नेस को एक्सपेंड नहीं कर पाते। इस वजह से वो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स उनको अपना पैसा दें और उनके बदले में वो एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं। अब बॉन्ड्स बिल्कुल एफडीज़ की तरह ही रहते हैं, उनमें आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर कंपनी डूब जाती है तो आप अपना सारा पैसा खो भी सकते हैं। इस वजह से आप हमेशा डबल ए या फिर ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करें और हमेशा जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के बॉन्ड्स हैं उनके अंदर ही इन्वेस्ट करें। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के लालच में आप कभी भी किसी स्टार्टअप या किसी भी छोटी-मोटी कंपनी के बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट ना करें। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे कि वेंट वेल्थ, लेकिन ये वीडियो का कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी प्लेटफ़ॉर्म आपको सही लगे आप उसमें से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 6 है P2P लेंडिंग। काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे कि 12% क्लब, लेन-देन क्लब, लैंडबॉक्स, जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप उनके प्लेटफ़ॉर्म पे पैसा दें और जिससे वो किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे बिज़नेस को पैसा लोन के रूप में देते हैं और आपको एक 9 से 12% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं आपको ये किसी भी तरह से रिकमेंड नहीं करूँगा ऑनेस्टली। मैं आपको बोलूँगा कि आप इनको अवॉइड करें, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। तो आप इनमें थोड़ा बहुत अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 6 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताए जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। लेकिन ये आप टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको इनमें से किस में इन्वेस्ट करना है। मेरी इसमें से कोई भी सजेशन नहीं है, क्योंकि ये टोटली आपकी एज पे, आपके फाइनेंशियल गोल्स पे और आपकी रिस्क प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस चीज़ में कितना एलोकेशन करना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो। मैं हर हफ्ते ऐसे ही फाइनेंशियल लर्निंग के लिए वीडियो डालता हूँ जो कि आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी में हेल्प करेंगे एक स्टेप फर्दर जाने में। सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।